नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे मुख्य परीक्षा की जो सीरीज है। इधर आरओ की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रही, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर आरओ की भी चीज़ें लाई जाए। तो हमारे द्वारा, प्रभा मैम के द्वारा, विनीत सर के द्वारा चीज़ें लाई गई और अब आरओ का पेपर ख़त्म हो गया है, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। और कट ऑफ की चर्चा संस्थान के द्वारा किया ही जा चुका है। और एक बार हल्का सा मैं बता भी दे रहा हूँ, एक चीज़ जान लीजिए कि पहले तो ये मान के हम लोग चल रहे थे कि 125 प्लस जो भी बच्चे हैं वो सुरक्षित है, लेकिन आयोग की जो आंसर की आई है तो वो क्या है ना कि 127-28 वाले भी असुरक्षित हो गए हैं और 120 वाले भी, वो भी पूरी तरीके से उम्मीद रखें, क्योंकि क्वेश्चन बदलने तय हैं। 4-5 क्वेश्चन में बदलाव होगा और ये 4-5 क्वेश्चन बहुत निर्णायक होने वाले हैं। और पता नहीं क्या है, आयोग के साथ क्या समस्या है कि इतनी बड़ी परीक्षा है, इतना संसाधन, इतने एक्सपर्ट्स हैं, उसके बाद भी अब सोचिए आश्चर्य तब होता है कि जब जनघनत्व जो है इतना आसान सा फैक्ट और वो यूपी को मान ले रहे हैं जबकि वो है बिहार। तो या फिर एक था कि वैधानिक संस्था वाला, तो ये सारे प्रश्न जो है उठा पटक करेंगे। तो जो भी बच्चे 120 प्लस है वो एकदम आसान्वित कर रहे, मतलब 120 से 30 के बीच वाले जो बच्चे हैं उनके साथ उठा पटक हो सकता है। लेकिन क्या करिएगा, मुख्य परीक्षा तो पढ़ना ही है, पीटी पास हो जाएंगे, उसके बाद उतना समय तो पाएंगे नहीं। तो बेहतर है जो भी 120 प्लस है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करे शिद्दत से, क्योंकि आयोग कुछ भी कर सकता है। तो और हमारे संस्थान के द्वारा जो बैच है वो लाया भी गया है आरओ का, तो अभी आज से ही एडमिशन प्रारंभ है, तो आप लोग उससे भी जुड़िए। चलिए, आज का जो हमारा ये अब की बार मेंस पर सीरीज है, इसके तहत जीएस का पेपर 2 हम यहाँ करने वाले हैं। और जो आज का हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वयं को एक नख दंत विहीन बाघ कहा है, जो वैधानिक निकाय के मजबूर होने की एक अपमानजनक स्वीकृति है। कथन का विश्लेषण करना है, तो एक अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हर बार हम बता रहे, चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो आपको जो है 15 से 20 शब्दों में एक भूमिका लिखनी है। और भूमिका में की पॉइंट क्या होता है, वही जो जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाए। तो क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, यही आपका की पॉइंट है और इसी के बारे में थोड़ा सा आप परिचय दे दीजिए, यही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि सर भूमिका में क्या लिखे, तो मैं बार बार कहता हूं कि जो आपका की पॉइंट है आप उसी को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि भूमिका का मतलब होता है कि परिचयात्मक, मतलब भूमिका परिचयात्मक होती है, आपको परिचय देना होता है थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में एक वैधानिक आयोग है। भैया आप इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वैधानिक संवैधानिक, क्योंकि आयोग देख ही रहे किस तरीके से प्रश्न पूछा है अभी आरओ में। ये एनएचआरसी जो है एक वैधानिक आयोग है जो पूरे देश में मानवाधिकारों की रक्षा, संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है कार्य करता है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम, और वो अधिनियम क्या था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी की दृष्टि से, के अंतर्गत हुआ था। तो ये हो गया थोड़ा सा परिचय के बारे में। और अब आयोग का संक्षेप में इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यह जो आयोग है एनएचआरसी, ये बहुत सदस्यीय निकाय है, जिसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं, और 7 अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन ये पूर्णकालिक न होकर के ये कैसे होते हैं, ये पदेन होते हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष पद के लिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है पात्र होंगे। मतलब इसमें क्या है कि जो अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, वही इसके लिए पात्र होंगे। और एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राष्ट्रपति भी ऐसे नहीं कि किसी को उठा करके नियुक्त कर दिया, बाकायदे एक 6 सदस्यीय कमेटी होती है और वो नामों का को भेजती है और उसको जो है अंतिम मुहर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको विस्तार से बता भी रहे हैं कि अगर पीटी की भी चीजें आए तो आपका प्रीलिम्स भी यहाँ से बन जाए। और कार्यकाल कितना होता है एनएचआरसी का, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, मतलब जो भी पहले आ जाए, मतलब जो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये इनका कार्यकाल होता है एनएचआरसी के अध्यक्ष का। और अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो वेतन, भत्ते
एवं सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, परंतु उनकी नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो थोड़ा सा हम यहाँ विस्तार से बता रहे हैं, थोड़ा फैक्चुअल भी होके बता रहे हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स की भी चीजें मतलब अगर एनएचआरसी पे कोई प्रश्न आए, चाहे पीटी में चाहे मुख्य परीक्षा में, तो आप पूरी तरीके से सहज रहें। और थोड़ा बहुत फैक्ट का प्रयोग आपको अपनी परीक्षा में करना भी है, क्योंकि बिना फैक्ट का प्रयोग किए ये सोचिए कि आप अच्छा अंक पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए एनएचआरसी की अगर शक्तियों के बारे में देखें, क्योंकि अब ये कहा गया ना कि ये और एनएचआरसी स्वयं को कहता है कि भाई हम एक ऐसे शेर हैं कि ना तो हमारे दांत हैं न तो हमारे नाखून हैं, मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर बहुत सारी सीमाएं हैं, हमको उस तरीके से प्राधिकार नहीं है। तो अब उसी को थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे कि एनएचआरसी के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। तो पहली शक्ति एनएचआरसी की क्या हो गई, तो स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। इनके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं और इसकी कार्रवाई भी न्यायिक प्रकृति की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो एनएचआरसी को प्राप्त है। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है। मतलब इस शब्द का ध्यान रखना है कि ये सिफारिश करती है, मतलब आदेश नहीं दे सकती, रिक्वेस्ट कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये दो महत्वपूर्ण सूचना है। तो सबसे पहले तो आप लोग आरओ का पीटी देख लिए हैं और मुख्य परीक्षा को लेकर के काफी बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी, तो संस्थान में जो है टेस्ट सीरीज मेंस को लेकर के प्रारंभ हो गया है और आप लोग जो है इसको ज्वाइन करिए। अभी फी बहुत कम है, लेकिन ये ऑफर जो है प्रारंभिक 20 बच्चों के लिए, जैसा हमारे हर बैच में होता है। तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो मेंटरशिप बैच है, जो मुख्य परीक्षा पीसीएस के, वो सेकेंड पेपर से 29 जुलाई से स्टार्ट है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इन दोनों बैचों को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए आप जो है नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ आपको प्रश्न दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, आपकी मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो तो बताई ही जाती है, साथ ही साथ हम मॉडल आंसर भी देते हैं। और इसी तरीके से हमारा प्रयास, जैसे आप लोगों ने मुख्य परीक्षा में देखा है, वैसे ही हम आरओ की भी मुख्य परीक्षा में बहुत शिद्दत से मेरे द्वारा, विनीत सर के द्वारा, प्रभा मैम के द्वारा बहुत टारगेटेड तरीके से आप लोग की तैयारी कराई जाएगी, उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। तो आप लोग जो है ज्वाइन करें बैच को। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से घोषणा करने वाले हैं। तो आप लोग जान ही रहे होंगे 12 अक्टूबर को पीसीएस का प्रीलिम्स है और उसी के तहत चूंकि आरओ में हम बहुत कम समय में जो हम सीरीज चलाए, चाहे यूपी स्पेशल की हो, चाहे महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला या करंट अफेयर्स की, लेकिन वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। और समझ लीजिए जो मेरा 10 वीडियो महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, करीब करीब 40+ क्वेश्चन वहां से मिले हैं केवल उसी 10 वीडियो से। और अभी क्या है कि आओ पीटी पास करें, हमारा एक सीरीज जैसे मुख्य परीक्षा को लेकर चलता है कि अब की बार मेंस पर, तो इसी के तहत हम जो है आओ पीटी पास करें की भी प्रोग्राम ला रहे हैं। और ये हमारा टारगेट ये है कि सप्ताह में जो है 4 दिन हम यहाँ से डेली एक मतलब 45 मिनट 40 मिनट जो भी एक लेक्चर होगा वो कराएंगे। और सप्ताह में 2 दिन हमारा मुख्य परीक्षा का, जैसे मैंने पहले वादा किया था, वो आता रहेगा। तो आप लोग जो है इसको भी वेट करिएगा। और अगले हफ्ते से ही, मतलब मेरा प्रयास है कि मंडे ट्यूसडे से आपको निरंतर पीटी के पहले तक ये वीडियो मिलता रहे। और यहाँ मैं करंट अफेयर्स, मतलब जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मेरे द्वारा कराई जाएंगी, तो आप लोग जो है इसको भी फॉलो करिएगा। चलिए, यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मतलब एनएचआरसी किसको अपनी रिपोर्ट देता है, तो भारत के राष्ट्रपति को देता है। इसके पास पीड़ित पक्ष को मुआवजे के भुगतान की सिफारिश करने का भी जो है वो अधिकार है। मतलब कोई अगर पीड़ित है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, अगर आयोग को ये लग रहा है तो वो उसकी भी सिफारिश कर सकता है। साथ ही साथ संबंधित सरकार या प्राधिकरण को दोषी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन या किसी अन्य कार्रवाई के लिए कार्रवाई शुरू करने की भी जो है
वो सिफारिश करता है। तो ये सब के तहत तो आपको लग रहा होगा कि महत्वपूर्ण संस्था है और हमारे मानवाधिकार को लेकर के बहुत मुखर है। लेकिन चूंकि ये खुद कह रहा है कि हम तो ऐसे बाघ हैं जिसके न तो नाखून है न तो दांत है, मतलब हम बहुत ज्यादा मतलब प्रभावी भूमिका में नहीं है। तो वो प्रभावी भूमिका में एनएचआरसी क्यों नहीं है, तो आइए अब देखते हैं किसकी सीमाएं। एनएचआरसी की सीमाएं, जिसने इसे केवल एक नख दंत विहीन बाघ बना दिया है। तो इसमें सबसे पहले एनएचआरसी को सोली सोराबजी, जो पूर्व महान्यायवादी थे, ने जो क्या कहा है कि ये दर्द देने वाला भ्रमजाल की संज्ञा दी है इसे, क्योंकि यह पीड़ित पक्ष को कोई व्यवहारिक राहत जो है प्रदान करने में असमर्थ रहा है। तो आप जो है इसकी सीमाओं को सोली सोराबजी के कथन से भी शुरू कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रयास होने भी चाहिए। किसी के कथन से, कोई स्टेटमेंट से, तो वो थोड़ा सा ज्यादा वजनी होता है और आपको 1 नंबर 1.5 नंबर अतिरिक्त दिलाने में सहायता करता है। तो ऐसे प्रयास भी आप लोग करिए, और जहां भी ऐसे कुछ चीजें देखिए तो उसको तुरंत जो है नोट कर लीजिए। फिर एनएचआरसी के पास जांच का कोई समर्पित तंत्र नहीं है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बॉडी, मतलब भारत के सभी लोगों के मानवाधिकार, जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, उनकी रक्षा के लिए बनाई गई है, और इसकी अपनी जांच की कोई बॉडी नहीं है। तो ये गंभीर इसकी सीमा है। अधिकांश मामलों में यह केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों से मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में जांच करने के लिए कहता है। मतलब ये किससे कहता है? जो राज्य की एजेंसियां होती हैं, जांच एजेंसियां या केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, मतलब इन्हीं पर इसकी निर्भरता रहती है। मतलब ये सिफारिश करता है कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें संज्ञान में आ रही हैं, आप इसकी जांच करें, इसकी रिपोर्ट हमें दें। फिर इसकी सिफारिशें जो है संबंधित सरकार या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब आप कुछ भी सिफारिश करिए, हम इस स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे विवेक पर है कि हम आपकी सिफारिशों को कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। मतलब उसके लिए आप हमको बाध्य नहीं कर सकते। किसको? एनएचआरसी जो है हमको नहीं, मतलब हम मतलब स्टेट को बाध्य नहीं कर सकती। तो आप इसको भी देखिए। लेकिन 1 महीने के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मतलब इसमें ठीक है कि हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है स्टेट के ऊपर, लेकिन स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि आयोग अगर कोई सिफारिश करता है किसी इशू को लेकर के, तो आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं कि नेगेटिव, या उसको नहीं ले रहे हैं, जो भी चीजें आपको 1 महीने के अंदर आयोग को सूचित करना होता है। तो ये भी आप बताइए। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार की भूमिका, शक्तियां और क्षेत्राधिकार जो है वो बहुत ही ज्यादा सीमित है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके की चीजें थी, या अभी नॉर्थ ईस्ट में, तो सशस्त्र बलों पर बहुत ज्यादा ऐसे आरोप लगते हैं कि वहाँ की जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं इन पे अपने मानवाधिकारों के हनन की। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति में जो एनएचआरसी है वो चाह कर के भी कोई ठोस कदम नहीं उठा सकता। तो यहाँ भी इसकी सीमा है। फिर एनएचआरसी के लगभग 50% कर्मचारी जो है वो अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो बदलते रहते हैं। अतः इसमें कार्यबल की भारी कमी। एक तो यहाँ जो कार्यबल हैं वो प्रतिनियुक्त पे आते हैं, तो इनकी तो वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा निष्ठा आस्था नहीं होती है, और समय समय पर ये अपना ट्रांसफर भी करा लेते हैं। तो ऐसे में जो कार्य की निरंतरता होती है वो ब्रेक होती है, प्रभावित होती है। तो ये भी एक बड़ी गंभीर सीमा है एनएचआरसी की। फिर आयोग को मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाले किसी मामले को 1 वर्ष की समाप्ति के बाद जांच करने का अधिकार ही नहीं है। मतलब अब लीजिए कि अगर कोई मामला 1 साल से ज्यादा का हो गया है और आपको ये लग रहा है, मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन को लग रहा है कि ये जेन्युइन है और यहाँ कुछ गलत हुआ है, फिर भी चूंकि 1 साल का समय बीत चुका है, तो ऐसे में ये कोई उस पर कदम उठा ही नहीं सकते। तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण सीमा है। फिर एनएचआरसी को उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने या पीड़ित को मौद्रिक राहत देने की शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब देखा जाए तो एनएचआरसी वाकई में एक नख और दंत विहीन बाघ ही है, जो इसकी सीमाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है। फिर अब इसमें अगर आगे की राह है, भाई आपको तो यहीं तक रुकना नहीं है, अब समस्याएं हैं तो इसकी कुछ निदान भी होंगे। तो अब निदान को भी बताइए कि आयोग के सदस्य और कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सिविल सोसाइटी
और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सदस्यों को शामिल करके इसमें और ज्यादा विविधता लाई जा सकती है, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जिनके मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा दमन हो रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ के लोगों के बीच का कोई प्रतिनिधि यहाँ आएगा तो वो इनकी स्थिति को बेहतर समझेगा और इसके लिए प्रभावी काम करेगा। तो ये भी आप 2 पॉइंट बताइए। फिर एनएचआरसी के फैसले को लागू करने योग्य बनाया जाना चाहिए ताकि उसकी शक्तियां एवं अधिकारों में वृद्धि हो सके। मतलब अगर एनएचआरसी कोई फैसला ले तो एटलीस्ट कम से कम सरकारों पे कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि वो उसको गंभीरता से ले। अगर बाध्यकारी न सही फिर भी मतलब अगर जेन्युइन चीजें हैं तो कम से कम एक गंभीर प्रयास स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाना एवं एनएचआरसी को उचित अनुभवी कर्मचारियों का एक स्वतंत्र कैडर विकसित करने की आवश्यकता है। कैसे? जैसे आईआरएस आईपीएस है, क्योंकि भाई ह्यूमन राइट्स एक बड़ा मसला है और भारत जैसे जो अभी ग्रोइंग कंट्रीज है वहाँ इसके वायलेशन को लेकर के भी आए दिन चीजें निकल के आती रहती हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं। तो ऐसे में इसको सशक्त करने की जरूरत है। तो अगर यहाँ इसको भी एक कैडर बना दिया जाए और इसकी नियुक्ति एक परीक्षा के माध्यम से की जाए अधिकारियों की, तो काफी जो है पारदर्शिता भी आएगा और चीजों को त्वरित निस्तारण की चीजें हो सकेंगी। तो ये भी आप बताइए। फिर अधिकारियों को इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए आयोग को अवमानना की शक्तियां भी दी जानी चाहिए। अभी क्या है कि आयोग कुछ सिफारिश कर रहा है, अधिकारी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर अभी कंटेम्प्ट की चीजें आ जाए कि भाई अगर आप हमारी चीजों को अवमानना करेंगे तो हम आप पे जो है कार्रवाई कर सकते हैं, तो ऐसे में अधिकारी भी प्रेशर में रहेंगे और वो उचित कार्रवाई करेंगे। तो ये भी इसको मिलनी चाहिए अवमानना की शक्तियां, जैसे न्यायालय को प्राप्त है और इसे भी सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। तो अगर सिविल न्यायालय का दर्जा इसे प्राप्त है तो यहाँ अवमानना ही तो जोड़ना है, जोड़ दिया जाए। और एटलीस्ट कम से कम हमारे आपके अधिकारों को लेकर के ही तो ये संस्था संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में वाकई में इसके मजबूत होने से जो मानव के अधिकार हैं वो सही मायने में प्रदान किए जाएंगे और उनका वास्तविक स्वरूप जो है वो निकल करके आएगा। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश में मानवाधिकारों के एक सच्चे प्रहरी के रूप में एनएचआरसी को और सशक्त बनाने की जरूरत है। मतलब ये तो स्पष्ट है कि एनएचआरसी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं और अगर सीमाएं हैं तो उसकी सीमाओं को निदान करते हुए इसे सशक्त बनाने की जरूरत है, जो आप अपने निष्कर्ष में बता रहे हैं, जिससे यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सके। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। बहुत शानदार प्रश्न था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक प्रश्न का मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि कैसे प्रश्न लिखना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, उसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इससे ज्वाइन करिए, इससे जुड़िए। सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम है, आप लोग जो भी सूचना यहाँ हमारे संस्थान के द्वारा शुरू की जाती है सबसे पहले यही दी जाती है। जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ ये 2 चैनल हैं संस्थान के, एक तो समृद्धि आईएएस जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से निरंतर प्रयास हो रहे हैं। और लास्ट में यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।